press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत के दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। आप सोचिए कि जान है तो जहान है ना। ये कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रखकर बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, घर घर घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इनकी जान की रखवाली की बात आती है तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कहाँ, क्या कर रही है बीजेपी की बंगाल की इकाई? ये जो कार्यकर्ता दफ्तरों में इस वक्त शरण लिए हुए हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, ये सब कब खत्म होगा? फिर कोई क्यों वोट करेगा बीजेपी को बंगाल में? अगर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से ऐसे पिटना है, उनको ऐसी उनकी हत्याएं होनी है, उनके परिवार को जलील होना है, तो कोई क्यों वोट करेगा बीजेपी को बंगाल में? देखिए, ये बात मैंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भी उठाई थी, ये बात मैंने 2021 के विधानसभा इलेक्शन के बाद भी उठाई थी, ये बात मैंने 2022 में पंचायत इलेक्शन के बाद भी उठाई थी कि झंडा डंडा लगाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भीड़ इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, डंडा भी खाते हैं अपनी पीठ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एफआईआर के चिट्ठे भी फटते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, मर्डर भी इनका ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही होता है। और जब इलेक्शन आता है तो केंद्र से 20,000 रुपए आता है बूथ के लिए, इनको दिया जाता है 2,000 रुपए। और एक छोटे से छोटा केस भी इतना लेंदी लीगल सेल करता है, इतना लेंदी करता है कि जिस व्यक्ति का बेल मात्र 1 हफ्ते में होने का है, वो 50 दिन बैठा, वो 50 दिन अंदर जेल में सड़ता रहता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जिसने पाला पोसा, जिसने बड़ा किया, 30-30 साल जिसने गालियां खाई हैं, 30-30 साल जिन नेताओं ने डंडा खाया है, 30-30 साल जिन नेताओं ने यहाँ पर कमल के फूल को खिलाने के लिए अपने परिवार का कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस किया है, खुद का सैक्रिफाइस किया है, और यहाँ पर कमल का फूल खिलाने के लिए अपने प्राण के साथ वो उन्होंने उसको सामने रख करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। चंद नेता टीएमसी से आते हैं और उनको इतना बड़ा पोस्ट दे दिया जाता है और उनको इतना बड़ा चेयर दे दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से नाक के नीचे, ना केंद्र के नेताओं के नाक के नीचे, वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बुरा से बुरा कर देता है। और उसके बाद फिर यही बताया जाता है कि गलती हो गई। कैसे आप लोग गलती कर देते हैं? अब कल परसों ही देखिए, पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े चैनल पर, नेशनल न्यूज पर, उस पर एक महिला नेत्री ने कहा कि जेपी नड्डा ने उनको फोन कर करके मिदनापुर से खड़े होने के लिए बोला। चलिए, मैं मान जाती हूँ। अब एक व्यक्ति दिलीप घोष जी हैं, जिनके नेतृत्व में 18 सीटें आई और विधानसभा में 78 सीटें आई, जहां पर पहले 3 सीटें भी विधानसभा में होती थी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी नहीं होते थे, पर उनके नेतृत्व में इतना भारी बहुमत आया था। और जो व्यक्ति मिदनापुर में पला बढ़ा और मिदनापुर का ही वो बाशिंदा है, उसको वहां से उठा करके दुर्गापुर दिया गया, जो दुर्गापुर में पंजाबी रहते हैं। और पहले आलूवालिया जी वहां से जीते, क्योंकि वो पंजाबियों का गढ़ है। आलूवालिया जी को उठा करके आसनसोल फेंका गया और एक महिला नेत्री को उठा करके मिदनापुर दिया गया। और वो कह रही हैं कि उनको जेपी नड्डा जी ने कहा था। अगर मुझे ये कहा जाएगा कि नाज़िया आप पाकिस्तान में जाकर के इलेक्शन लड़िए, तो मैं तो कहूंगी ना कि मेरी विचारधारा तो सनातन जैसी है, मुझे पाकिस्तान में एक्सेप्ट कौन करेगा भैया? मैं तो कहूंगी ना। आज मुझे अगर कह दिया जाएगा कि नाज़िया आप एक काम कीजिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए, तो मैं तो कहूंगी ना कि मेरा अनुभव बहुत कम है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। किसी चीज को बहुत बुरा करने से बेटर है कि हम अपने आप को समझ ले कि हम कितने काबिल हैं। तो जब उस महिला नेत्री को जेपी नड्डा जी ने कहा कि आप मिदनापुर से खड़े हो जाइए दिलीप घोष को हटा करके, तो क्या वो महिला नेत्री ये बोल नहीं सकती थी कि वहां पर तो दिलीप घोष जी का गढ़ है, वो तो दिलीप घोष जी जीत चुके हैं, वो तो जीता हुआ सिटिंग सीट है, उसमें हटाना उनको सही नहीं होगा। मैं बचपन से मुसलमानों के बीच में पली बढ़ी हुई हूँ। आज मुझे अगर
बशीरहाट दे दिया जाता तो मैं मुसलमानों को कन्विंस कर पाती, मैं समझा पाती कि इस्लाम और संविधान दोनों को हमें लेकर के चलना पड़ेगा। अब मुझे कह दिया जाएगा कि नाजिया आप राम मंदिर में प्रचार कीजिए, कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो ही जाएगी, क्योंकि जितना खूबसूरत आप श्रीमद् भगवद गीता को जानती हैं वो अभी तक मैं समझ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का बुरा कर दिया है। कार्यकर्ताओं को आज से नहीं ये धोखा दे रहे हैं, ये 2019 से धोखा दे रहे हैं और केंद्र की सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अभी देखिए 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, कार्यकर्ता मार खा रहे थे, हमारी सीटें बढ़िया आई थी, अच्छी आई थी, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश था। इन्होंने क्या किया कि तब भी कार्यकर्ताओं का ये सहारा नहीं बने, लेकिन उनके अंदर जोश था। हम लोग बहुत एक्टिव थे, जिसका भी फोन आता था तुरंत उठाते थे। उसके बाद 2021 में हमारी भारी बहुमत आई थी, आने वाला 200 सीट था, 200 पार होने वाला था, लेकिन चलो 78 सीटें हमारी विधानसभा में आई थी। मार खाने के बावजूद, घर से बेघर होने के बावजूद और हजारों कार्यकर्ताओं के पेड़ में झूलने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं में एक जोश था। हालांकि तब भी बहुत सारे जो टीएमसी से आकर के जीते थे या टीएमसी से आकर के बीजेपी का टिकट पाने के बाद भी वो यहाँ पर हारे थे, उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था। उसके बाद पंचायत इलेक्शन में भी सारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेताओं का फोन ऑफ हो चुका था। इस बार सेंट्रल से ऑर्डर आया कि जो जिस लोकसभा से लड़ा है वहां के लोगों से जाकर के मिलना पड़ेगा, वहां के लोगों से जाकर के बचाना पड़ेगा, तब ये लोग गए हैं। नहीं तो इन्होंने अपना फोन 4 जून के बाद ऑफ कर दिया था। कुछ लोग तो दिल्ली भाग गए थे और कुछ लोग ऑफ कर दिए थे। तो अब आप सोचिए कि इतने कमजोर नेतृत्व में, इतने कमजोर नेताओं के भीड़ में ये बेचारे कार्यकर्ता कब तक दल बल बनाते रहेंगे, कब तक झंडे डंडे लगाते रहेंगे और कब तक मार खाते रहेंगे और कब तक जेल खटते रहेंगे। मुझे दया आती है और मुझे आश्चर्य होता है अंजू जी, जस्ट लेट मी कंप्लीट। मुझे आश्चर्य होता है अंजू जी कि केंद्र की कैसी टीम है जो समझ नहीं पाती है कि एक सिटिंग एमपी को उठा करके आप वहां पर किसी और को भेज रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और मुझे भी मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मैंने जब वो तस्वीरें देखी, कैसे एक कार्यकर्ता की माँ के साथ मार पिटाई की गई है, कैसे उनको घरों से बेघर किया जा रहा है, और कैसे वो तस्वीरें देखिए ना जहाँ पे वो एक कमरे में इतने सारे कार्यकर्ता सिमट कर बैठे हुए हैं, वहीं पर उनके लिए खाना बन रहा है। ये तो आप सही कह रही हैं कि जब केंद्र से ये फोन आया बीजेपी के उन उम्मीदवारों को कि जिस जिस जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा है वहां जाकर लोगों की मदद करनी पड़ेगी, तभी शायद ये दफ्तर खोले गए हैं, इसीलिए उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनको वहां रखा जा रहा है। लेकिन नाजिया जी, आप तो खुद बंगाल में रहती है, कोई सॉल्यूशन थोड़े ही है, ये सॉल्यूशन थोड़े है, ये तो कुछ दिन वो वहां रह सकते हैं। ममता के मंत्रियों ने कहा था ना कि 200 दिन तक और भी रह जाएगी, अगर ये जो बल आए हुए हैं सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल अगर यहाँ रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में तो हमें ही निपटना है तुमसे। हाँ, उंगलियां काटने की बात कही गई थी। तो ये कब तक चलेगा? ऐसे कमरे में बंद करके कार्यकर्ताओं को कब तक रख सकती है बीजेपी? ये देखिए, मुझे देखिए इसका समस्या का समाधान मैं फिर से कहूंगी कि आरएसएस की नाराजगी कुछ बुरी नहीं थी। आरएसएस की नाराजगी इस बात पर भी थी कि जब जेपी नड्डा जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर आप कांग्रेस से और टीएमसी से नेताएं लाते क्यों हैं? उनको इतना बड़ा मुकाम देते क्यों हैं? उनको फ्रंट फुट में खेलने क्यों देते हैं? और फिर वो आपके चेहरे पर ही आपको धोखा दे करके आराम से टीएमसी ज्वाइन कर लेता है, और फिर से जब उसको टीएमसी से टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर सिर्फ एक रात वो दिल्ली पहुंचता है और आप उसको भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाते हैं और फिर आप उसको टिकट दे देते हैं। नड्डा जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ और कई बार मेरा बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ है पुराने लोकसभा में। मुझे बहुत संगीन और बहुत मैच्योर इंसान वो लगे हैं, और मैं जानती हूँ कि आरएसएस से उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है, एबीवीपी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नड्डा जी ने आरएसएस को ये बता ही दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की नींव बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार हो चुका है कि अब किसी की उसको जरूरत नहीं है, तो कांग्रेस से आए हुए लोगों की जरूरत क्यों आन पड़ी?
तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लोगों की जरूरत क्यों है? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज नजर आई, जबकि वो खुद एक बीजेपी की स्टार प्रचारक है। पर हम देख रहे हैं जो बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हाल है, कहीं तो बेचारे शहीद हो रहे हैं और कईयों के परिवार पे अत्याचार हो रहा है। और जैसे कि नाजिया खान जी ने सवाल पूछा, वैसे हमारा भी सवाल है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लगाने से क्यों हिचकिचा रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।